हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हुए साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, इस तरह के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। साथ ही में उसका जो क्रोमोसोम होता है, डीएनए जो है, उसके बारे में ही बताया था। उसी के रेफरेंस में आगे की ओर बढ़ते हुए अब नेक्स्ट है एक, ये भी डीएनए की तरह काम करता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। आज प्लाज्मिड को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड को अगर हम स्टडी करें या प्लाज्मिड के बारे में देखें तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। कि प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिलता है। और कैसा है ये? इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। कि एक तो प्लाज्मिड में मेन बैक्टीरिया का जो, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसमें एक ये तो जो है मेन क्रोमोसोम है। इस मेन क्रोमोसोम के अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो मेन क्रोमोसोम से साइज में स्मॉल होता है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को ही हम जो है प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा डीएनए कह सकते हैं आप, कि अतिरिक्त डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। मेन डीएनए तो है ही, लेकिन इस मेन डीएनए के अतिरिक्त एक अन्य डीएनए भी बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल कहा गया। क्योंकि क्रोमोसोम का निर्माण तो यहाँ डीएनए नहीं करता। क्रोमोसोम तब बनते हैं जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाता है, तब वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, बस डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कल भी आपको बताया था, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर राउंड शेप में भी हो सकता है इस तरह से, और इसके दोनों स्टैंड आपस में कॉइल्ड होते हैं और दोनों सिरे ये जो हैं बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से राउंड शेप भी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल मेन क्रोमोसोम की तरह प्लाज्मिड में अलग से पाया जाता है। फर्स्टली एक्सप्लेन बाय लीडरबर्ग। इसको सबसे पहले लीडरबर्ग ने 1952 में बताया था, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक वो प्रोसेस है जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कह के उसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में मियोसिस जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती, जिसके कारण गैमीट्स नहीं बनते। अब गैमीट्स ना बन के फिर भी एक सेल का डीएनए दूसरे सेल के डीएनए के पास चला जाता है, या एक सेल का डीएनए दूसरे सेल में जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। उसी में ही एक टाइप है कॉन्जुगेशन, जिसमें दो बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल में चला जाता है। तो जब इन्होंने कॉन्जुगेशन प्रोसेस की स्टडी कर रहे थे लीडरबर्ग, इन्होंने ही कॉन्जुगेशन को सबसे पहले बताया था। तभी इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर जो है प्लाज्मिड को भी देखा। प्लाज्मिड है क्या? ये स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी कि ये भी जैसे पहले बताया था कि ये एक्स्ट्रा डीएनए है। तो इसी और कैसे हैं? साइज में स्मॉल होते हैं मेन क्रोमोसोम से, और ये भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हुए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इट मे बी इंडिपेंडेंट और अटैच्ड विद मेन क्रोमोसोम। कि या तो मेन क्रोमोसोम से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, इससे ये जो मेन क्रोमोसोम है इससे ये अटैच भी हो जाते हैं, और कभी कभी ये अलग भी होते हैं। दोनों तरह की कंडीशन इसमें मिल जाती है। इट कैन ऑल्सो रेप्लीकेट इमीडिएटली इंडिपेंडेंटली। अब चूंकि ये जुड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी, जब जुड़े होते हैं तो मेन क्रोमोसोम के साथ ही रेप्लिकेशन करते हैं, लेकिन जब ये नहीं जुड़े होते तब ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इन सब में ये पाए जाते हैं, और मेन क्रोमोसोम से स्मॉलर साइज में है। ऐसा माना जाता है कि ईच प्लाज्मिड हैज़ बिलो 30 जीन्स, कि प्रत्येक प्लाज्मिड में लगभग 30 से भी कम जीन्स पाए जाते हैं। ऑल बैक्टीरियल सेल नॉट कंटेन प्लाज्मिड। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड पाया जाए। कुछ बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड कंटेनिंग होती हैं और कुछ बिना
प्लाज्मिड के भी सर्वाइव करती हैं। तो बैक्टीरिया की सर्वाइबिलिटी पर इस प्लाज्मिड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं वो अनावश्यक जीन हैं जिनके बिना भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। इस कारण ऐसे जीन को हम नॉन एसेंशियल या अनावश्यक जीन्स कहते हैं, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं या बेसिक नीड जो हैं उनको पूरा कर नहीं करती। मेन क्रोमोसोम या मेन डीएनए जो है वो लाइफ की जो मेन रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर देती हैं, जिसके कारण इस प्लाज्मिड का होना ना होना बैक्टीरिया की लाइफ पर इफेक्ट नहीं डालता। इसलिए इसको हम नॉन एसेंशियल जीन्स भी कहते हैं। सो इट कैन अफेक्ट द सर्वाइबिलिटी ऑफ द होस्ट बैक्टीरिया। तो इस कारण ये जो है बैक्टीरिया की सर्वाइबिलिटी को प्रभावित नहीं करते। बैक्टीरिया कैन लिव विदाउट प्लाज्मिड टू, कि बैक्टीरिया जो है प्लाज्मिड के बिना भी सर्वाइव कर जाता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ समराइज्ड वे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट है एफ प्लाज्मिड, यानी ऐसे प्लाज्मिड जिसमें फर्टिलिटी के लिए जीन्स पाए जाते हैं उनको हम एफ प्लाज्मिड कहते हैं। अब फर्टिलिटी के लिए जीन्स का मतलब क्या है कि ऐसे जीन्स जो सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कि ये सेक्स पिलाई की हेल्प से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। तो जिनके अंदर सेक्स पिलाई होती है वो ही कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। तो सारे बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन की प्रोसेस नहीं करते, कुछ ही बैक्टीरिया करते हैं, और जो करेंगे उनके अंदर सेक्स पिलाई पाए जाएंगे, और जो सेक्स पिलाई बनाते हैं उनके अंदर एफ फैक्टर या फर्टिलिटी जीन्स पाए जाते हैं उनके प्लाज्मिड में। इसीलिए ऐसे प्लाज्मिड को हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं। देन आर प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड हैं जिनके अंदर रेसिस्टेंस होती है, किसके लिए? टूवर्ड्स एंटीबायोटिक और हैवी मेटल्स, यानी ऐसे प्लाज्मिड जिनके जीन्स में एंटीबायोटिक तथा हैवी मेटल्स के लिए रेसिस्टेंट पावर है, तो उन प्लाज्मिड को हम आर प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट कोल प्लाज्मिड का मतलब फॉर कॉलिसिनोजेनी, कि ऐसे प्लाज्मिड जिनके अंदर बैक्टीरियोसिन के लिए आवश्यक जीन्स पाए जाते हैं उनको हम जो है कोल प्लाज्मिड कहते हैं। एग्जाम्पल इसका कोल E1 है। तो इनमें क्या होना चाहिए? ये प्रोटीन क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जीन्स रेस्पॉन्सिव फॉर बैक्टीरियोसिन किसके लिए? द प्रोटीन विच डिस्ट्रॉय क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कि ऐसे जीन्स होने चाहिए जिनके प्रोटीन जो है आसपास की जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। देन प्लाज्मिड कन्फरिंग पैथोजेनिसिटी टू मैमल्स, कि ऐसे प्लाज्मिड जो मैमल्स में पैथोजेनिसिटी यानी कि रोग को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, रोग पैदा करने की क्षमता रखते हैं, उस तरह के प्लाज्मिड इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और नेक्स्ट कैटेगरी है ऐसे प्लाज्मिड की कैटेगरी है जिनके अंदर मरकरी रेसिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं, तो उनको हम मरकरी रेसिस्टेंस प्लाज्मिड कहते हैं। देन ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को शॉर्ट में हम TI प्लाज्मिड भी कहते हैं। बहुत ही फेमस ये नेम है जिसकी फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किस में मिलेंगे? अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ये जीन्स पाए जाते हैं जिनके कारण जब ये प्लांट में इनका कहीं पर इन्फेक्शन करते हैं तो उसके अंदर ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है। देन पेनिसिलेज प्लाज्मिड ऑफ स्टैफिलोकोकस ओरियस, तो स्टैफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया के द्वारा या बैक्टीरिया में पाए जाने वाले ऐसे प्लाज्मिड जिनके अंदर पेनिसिलेज जीन्स मौजूद हैं। देन क्रिप्टिक प्लाज्मिड, तो इस तरह से डिफरेंट प्लाज्मिड के नाम दिए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज रिसेंट कंडीशन में बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मिड ज्ञात हैं, लेकिन ये कुछ फेमस हैं जिनका मैंने बताया है। इसमें F प्लाज्मिड मेन है, R प्लाज्मिड मेन है, कोल प्लाज्मिड मेन है। इसके अलावा TI प्लाज्मिड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ट्यूमर इंड्यूसिंग या एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से
स्पीसीज है इसकी, इससे बनने वाला प्लाज्मिड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो एक बैक्टीरिया को डेवलप किया गया था। वो बैक्टीरिया क्या करता था, वो बैक्टीरिया ऑयल ईटिंग था। तो ऐसे एक बैक्टीरिया को डेवलप किया गया जिसको हम ऑयल ईटिंग सुपर बग कहते हैं। इस बैक्टीरिया को प्लाज्मिड की हेल्प से ही बनाया गया था और इसका बनाने का श्रेय आनंद मोहन चक्रवर्ती को जाता है। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती 1971 created a famous oil eating superbug by combining cam, zal and octoplasmid। कि इन्होंने जो है कैम, जाइल एंड ऑक्टोप्लाज्मिड यानी अलग अलग बैक्टीरिया के प्लाज्मिड। और कौन से बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास की एक स्पीसीज है एक प्यूटिडा, इसकी डिफरेंट स्ट्रेन के प्लाज्मिड से अलग अलग जीन्स निकाले, या ऐसे कह लो कि उनकी ये डिफरेंट स्ट्रेन जो थी, इसकी जो है स्ट्रेन है ये 4, जिनके प्लाज्मिड का यूज करके इन्होंने जो है ये ऑयल ईटिंग सुपर बग बनाया था। तो कौन कौन से जीन इन्होंने लिए, कैम वाला लिया, जाइल एंड ऑक्टोप्लाज्मिड की ऐसे प्लाज्मिड लिए जिनके अंदर ये वाले जीन्स मौजूद थे। अब इसका मीनिंग क्या होता है, कैम प्लाज्मिड उस प्लाज्मिड को कहेंगे कि जिसके अंदर कैम्फर डिग्रेडेशन यानी कपूर को नष्ट करने वाला जीन्स मौजूद होंगे। तो ऐसे प्लाज्मिड कैम प्लाज्मिड कहलाते हैं। NaH जिसमें नैप्थलीन डिग्रेडेशन के जीन्स होंगे, ऐसे प्लाज्मिड नह प्लाज्मिड कहलाते हैं। जाइल जिसके अंदर जाइलिन और टोलिन, इसके डिग्रेडेशन के लिए जो है जीन्स मौजूद हैं उसको हम जाइल प्लाज्मिड कहेंगे। ऑक्टेन का डिग्रेडेशन करने वाले जीन्स जिसके अंदर मौजूद है उसको हम ऑक्टोप्लाज्मिड कहते हैं। तो ये चारों प्लाज्मिड मिलकर ने इन्होंने एक नया बैक्टीरिया बनाया जिसको हम ऑयल ईटिंग सुपर बग कहते हैं, जो ऑयल कंपोनेंट को खाने का काम करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मिड का हमारी डेली लाइफ में बहुत अधिक रोल है। इसके अतिरिक्त अगर हम प्लाज्मिड का रोल देखें तो प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड का रोल बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में भी है। बायोटेक फील्ड में प्लाज्मिड के थ्रू बहुत सारे काम किए गए हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह का क्रिएट भी किया गया है। तो आर्टिफिशियली इंसुलिन जिसको हम ह्यूमिलिन का नाम देते हैं वो भी इससे क्रिएट की गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसजीन या ऐसे कह दें कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, जिसके थ्रू ह्यूमिलिन जैसे मेडिसिन्स और भी बहुत सारे काम जो है किए गए हैं और जिसके द्वारा जो है हम आगे भी रिसर्च जो है कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा रोल है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक कैरियर की तरह काम करता है कि एक प्लांट के जीन्स को दूसरे प्लांट के जीन्स में ट्रांसफ़र करने में या एक बैक्टीरिया के जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाने में ये प्लाज्मिड या ये कैरियर जो है इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो जीन ट्रांसफ़र करने में यानी एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक प्लांट का जीन दूसरे एनिमल में, एनिमल का जीन प्लांट में या प्लांट का जीन दूसरे प्लांट में, एक एनिमल का जीन दूसरे एनिमल में, जहाँ तक भी जीन ट्रांसफ़र पॉसिबल है उसमें अगर कैरियर की ज़रूरत है तो प्लाज्मिड एक अच्छा कैरियर के रूप में जाना जाता है। ये प्लाज्मिड कुछ ऐसे प्लाज्मिड हैं जो नेचर में मिलते हैं जिनको हम नेचुरल प्लाज्मिड कहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लाज्मिड भी बनाए गए हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और जिनके थ्रू हम जीन ट्रांसफ़र जैसी प्रोसेस को आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से जीएमटी क्रॉप बनाने में यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप फॉर्मेशन में भी प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये एक अच्छा कैरियर है। तो इस कारण इसका यूज़ जो है हम वहाँ पर भी करते हैं। अब नेक्स्ट है राइबोसोम। तो यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहे बना सकते हैं। ये मेन क्रोमोसोम डीएनए और ये एक्स्ट्रा डीएनए इसमें दिखाया है जिसको हमने प्लाज्मिड का नाम दिया है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ग्रेन्युलर यानी कण हैं जो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, साइज में माइन्यूट है, खोखले स्ट्रक्चर हैं
जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, जिसकी दोनों सब यूनिट असमान हैं, अनइक्वल हैं। 2 सब यूनिट हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट 50S है और स्मॉल सब यूनिट 30S है। तो एस का मीन्स सेडबर्ग यूनिट है, यहाँ पर एस का फॉर्म जो है क्या है, सेडबर्ग यूनिट। तो इस तरह से 50 सेडबर्ग यूनिट और 30 सेडबर्ग यूनिट से मिलकर जो है 70S राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं और इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इनका रोल है। ई कोलाई में 30S सब यूनिट 21 डिफरेंट प्रोटीन और 60S राइबोसोमल आरएनए की बनी है। कि अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्केरिशिया कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें जो 30S सब यूनिट है उसमें 21 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन और 16S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। जबकि दूसरी सब यूनिट जिसको हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं, 80S सब यूनिट की बात करें तो उसमें 34 डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोसोमल डीएनए। जो कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल? 23S एंड 5S जो है मिलते हैं। एक बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम की संख्या लगभग 10,000 तक हो सकती है, जो कुल बैक्टीरियम का लगभग 30% पार्ट है। तो इस तरह से राइबोसोम बैक्टीरियल सेल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो बैक्टीरिया की लाइफ में प्रोटीन सिंथेसिस जैसे इम्पॉर्टेंट काम करता है, जिससे एंजाइम्स बनते हैं और अन्य इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम विद mRNA कि राइबोसोम का बहुत बड़ा समूह जो मैसेंजर आरएनए से जुड़ा है उसको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जुड़ जाती है। तो ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट दोनों जुड़ी हैं, बीच में ये जो है क्या है, मैसेंजर आरएनए है, ये mRNA और ये क्या है, राइबोसोम। तो इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाते हैं। इसी को ही हम कंबाइंड वे में पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक और है जिसका नाम है मीजोसोम। मीजोसोम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में की इनफोल्डिंग के द्वारा बना एक स्पेशल स्ट्रक्चर है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड हो जाती है, थोड़ी मुड़ी सी दिखाई देती है, इनफोल्ड हो जाती है, जिसको हम मीजोसोम कहते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें क्या है, ये ऐसे इस तरह से इनफोल्डिंग इसमें बनती है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये इनफोल्डिंग मिलकर क्या बना लेती है, मीजोसोम बना लेती है। मीजोसोम क्या काम करते हैं? मीजोसोम का वर्क पहले ज्ञात नहीं था, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका अलग अलग वर्क बताया है। फिर भी प्रत्येक सेल में इनकी संख्या 1 से 4 हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट इसको साइट ऑफ रेस्पायरेशन मानते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो यही है कि इसको हम साइट ऑफ रेस्पायरेशन माना गया, लेकिन इसमें एटीपीएज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज तथा साइटोक्रोम नहीं मिलता। तो कुछ साइंटिस्ट इस पर ऑब्जेक्शन भी लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जिसको हम साइट ऑफ रेस्पायरेशन मान रहे हैं वहाँ पर एटीपीएज एंजाइम होना चाहिए, लेकिन एटीपीएज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और साइटोक्रोम नहीं है, इसलिए कुछ इसको साइट ऑफ रेस्पायरेशन नहीं मानते। कुछ साइंटिस्ट इसे साइट ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन भी कहते हैं कि यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इस कारण ये जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन की साइट मानी गई। जबकि कुछ के अनुसार ये गोल्जाई बॉडीज की तरह कार्य करती है। तो इस तरह से इसका अलग अलग रोल अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया, लेकिन अभी भी इसकी कंडीशन जो है थोड़ी सी विवादास्पद है। वेल डेवलप्ड मीजोसोम प्रेजेंट इन बेसिलस। बेसिलस बैक्टीरिया में वेल डेवलप्ड मीजोसोम पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया स्पेशली इन ग्राम निगेटिव। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी मीजोसोम्स जो हैं मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा फिर भी अगर आपसे पूछा जाए मीजोसोम का फंक्शन क्या है, तो आप मीजोसोम का जो फंक्शन बताएंगे वो क्या बताएंगे, साइट ऑफ रेस्पायरेशन की बहुत सारे ऐसी एविडेंसेस पाए गए हैं जिसके बेसिस पर हम इसको साइट ऑफ रेस्पायरेशन मानते हैं।
फोटोसिंथेटिक अपरेटस, फोटोसिंथेटिक अपरेटस कैसा होता है बैक्टीरिया में? तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक अपरेटस इज़ वेरी सिंपल, कि जहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं तो उनके अंदर स्पेशल टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उसको हम जो है फोटोसिंथेटिक अपरेटस कह सकते हैं। इन बैक्टीरिया थाइलेक्वाइड रिमेन ए प्रिमिटिव सैक, कि बैक्टीरिया में क्या होता है, जो उसका थाइलेक्वाइड है वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में है, बहुत ही सिंपल स्टेज में है, जबकि जो हाईली डेवलप्ड प्लांट्स हैं उनके अंदर जो थाइलेक्वाइड होता है वो वेल डेवलप्ड है। तो ये जो प्रिमिटिव थाइलेक्वाइड है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर के रूप में जो है फोटोसिंथेटिक अपरेटस मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। बैक्टीरियल फेराडॉक्सिन हैज़ 500 molecular weight and contain 4 to 7 iron atom and held in position by sulfurhydryl group of cytosine। तो ये जो है सिस्टीन है, सल्फरहाइड्रल ग्रुप ऑफ सिस्टीन। तो ये कुछ बैक्टीरियल फेराडॉक्सिन के बारे में है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, उनके अंदर पोजीशन अलग होती है। इनके अंदर जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इनके अंदर क्लोरोबियम पाया जाता है, कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी नहीं है। इसके अलावा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसमें क्रोमेटियम पाया जाता है। तो क्रोमेटियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है या उसी का ही एक भाग है। तो इस तरह से बैक्टीरियल फेराडॉक्सिन भी मिलता है, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोबियम और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्रोमेशियम। तो इस तरह से इनके नाम आप जो है अलग अलग याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है। हेयर लाइक अपेंडेज है जो विप की तरह दिखाई देता है। इसकी थिकनेस जो है कैसी है? यूनिफॉर्म है। ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म जस्ट बीनीथ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ठीक नीचे से ये निकले हैं। सभी बेसिलस स्पाइरल बैक्टीरिया में मिलते हैं, लेकिन कोकाइड बैक्टीरिया में इनका जो है अभाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लैजिला का फॉर्मेशन करने वाला पार्ट या फ्लैजिला किससे मिलकर बने हैं? फ्लैजिला एक प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन, कि फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है फ्लैजिला का फॉर्मेशन करती है। और ये क्या होते हैं? हेयर लाइक अपेंडेज हैं। हेयर की तरह जो है स्ट्रक्चर जो है इसमें बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं, ये देखिए। और ये जो फ्लैजिला है एक ही इसमें दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पर, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? जो इसकी मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके नीचे से ये जो है निकलता है। हेयर लाइक अपेंडेज, और कैसा है? विप लाइक। विप कैसा होता है? जो घोड़े की लगाम होती है उसको हम विप कहते हैं, तो उसकी तरह ये दिखाई देता है। यूनिफॉर्म थिकनेस, एक समान मोटाई का है। ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्म से निकला है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नीचे से ओरिजिन हुआ है। सभी बेसिलस बैक्टीरिया स्पाइरल बैक्टीरिया में मिलता है, लेकिन वे बैक्टीरिया जो राउंड शेप में होते हैं, गोल होते हैं साइज में, उनके अंदर ये जो है नहीं पाया जाता। उनके अंदर ये स्थिति नहीं होती कि यहाँ से इनमें फ्लैजिला निकले, नहीं। जो बेसिलस बैक्टीरिया कैसे होते हैं? इस तरह से, तो उनके उसमें ये जो है फ्लैजिला निकले रहते हैं। तो स्पाइरल एस की शेप वाले बैक्टीरिया, जिनको हम स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं, उनमें फ्लैजिला मिलेंगे। जो रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर फ्लैजिला मिलेंगे। तो रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिलस बैक्टीरिया कहलाते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम, एक को हम फ्लैजिलम कहेंगे और बहुत सारे फ्लैजिला। तो फ्लैजिलम इज ए सिंगुलर वर्ड। बैक्टीरियल फ्लैजिलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों के बने हैं। कौन कौन से? बेसल ग्रेन्यूल, हुक और मेन फिलामेंट। तो इसके आगे का डिस्कशन जो है इसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो है टॉपिक कुछ बड़ा हो जाएगा। तो आगे जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लैजिला के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया था। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।